बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। न्यू कराची अल्लाह वाली बस स्टॉप के करीब कायम हर्बल दवाओं की फैक्ट्री एसजे फार्मा कवानीन के खिलाफ इंदराज में कामयाब। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के एहलकार मुबैना करप्शन के बायस खामोश। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का फेडरल इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग रसूल शेख, डीडीजी नजम साकिब और एसजे फार्मा के मालिक शाकिर अली की मिली भगत से फैक्ट्री में हर्बल दवाओं की तैयारियां जारी हैं। तहरीक इंसाफ कराची के सदर खुर्रम शेर जमान की वाटर बोर्ड के दफ्तर आमद। एमडी वाटर बोर्ड की गैर हाजिरी पर इजहार नाराजगी, बोले इदारा नहीं परचून की दुकान बना रखी है। इदारे के चक्कर लगा लगा कर लोगों की हालत बुरी है, कोई सुनने वाला नहीं। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जेर सदारत जेर जमीन पानी का मिनरल वाटर और मशरूबात कंपनीज के इस्तेमाल पर टैक्स वसूली के हवाले से इजलास। पानी टैक्स की मद में 40 करोड़ रुपए से जायद वसूल हुए। सुप्रीम कोर्ट की कायम करदा कमेटी के कन्वीनर प्रोफेसर एहसान सिद्दीकी और सिंध फूड अथॉरिटी और सिंध एनवायरमेंट एजेंसी के अफसरान की ब्रीफिंग। जाली बैंक अकाउंट केस, ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ खान दुबई में गिरफ्तार। आरिफ खान को इंटरपोल की मदद से गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया गया, जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। आरिफ खान पर जाली बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करने का इल्जाम है। सानिया बल्दिया केस में अहम पेशरफ, चशमदीद गवाह ने जुबैर चरिया को शनाख्त कर लिया। जुबैर चरिया ने मेरे सामने थैलियां गोदाम में मौजूद कपड़े पर फेंकी। जुबैर चरिया आग लगने पर मुस्कुराता रहा। एनी शाहिद का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बयान, आइंदा समाअत पर बयान के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी। समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी। कराची में वफाकी वजीर बरा एंटी नारकोटिक्स अली मोहम्मद महर के घर पर मुबैना डकैती। एसएसपी पीर मोहम्मद शाह कहते हैं 8 नामालूम अफराद अली मोहम्मद महर के घर में घुसे। वाकया डकैती का लगता है। अली मोहम्मद महर मज़ाहमत पर जख्मी नहीं हुए, पहले से उनकी टांग में फ्रैक्चर है, वो घर में आराम कर रहे थे। जी व्यूअर्स, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कराची के इलाके अल्लाह वाला बस स्टॉप के करीब एक फैक्ट्री है जो कि नाले पर कायम की हुई है। बहुत करीब इससे नाला है और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के रूल्स में शेड्यूल बी ये कहता है कि कोई भी दवा साज कंपनी ऐसी जगह नहीं हो सकती जहाँ से पानी का गुजर हो या सैलाब आने का ख़तरा हो या फ्लडिंग का ख़तरा हो। और इन तमाम शिकों को वायलेट करते हुए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने यानी ड्रेप ने इस कंपनी को न सिर्फ टेम्प्रेरी तौर पर एनलिस्ट किया बल्कि इसके साथ साथ दवाएं बनाने का लाइसेंस भी जारी कर दिया प्रोविजनल। और इब्तिदा में महज चंद दवाएं बनाने का लाइसेंस जारी किया गया, लेकिन ये कंपनी ये एसजे फार्मा फ़ायदा उठाते हुए और मुबैना करप्शन के साथ जो कि FID हैं रसूल शेख उनकी मिली भगत से और DDG नजम साकिब की मिली भगत से ये कंपनी तकरीबन 20 या 22 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हर्बल प्रोडक्ट्स तैयार करने लगी। इसके ब्रोशर्स भी मार्केट में आ गए, ये प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आ गई, कोई इस पे एक्शन लेने वाला नहीं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को बेशुमार शिकायत भी मौसूल हुई, लेकिन फिर भी महज खानापुरी के तौर पे एक रिपोर्ट फाइल कर दी जाती है कि प्रोडक्शन रोक दी गई है। हालांकि वाज़े तौर पे तमाम जो मकीन है उस इलाके के वो भी देख सकते हैं और हमारे पास भी फुटेज मौजूद है कि प्रोडक्शन जारी है, ये दवाएं फ़रोख्त भी की जा रही हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम शुजात, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम साहब, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जानिब अद्वियात की कीमतें बढ़ रही हैं, उनको रोकने वाला नहीं है, तो दूसरी जानिब जाली अद्वियात बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो भी जो है बेधड़ल्ले से काम कर रही हैं, उनको भी कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसी तरह की जो फैक्ट्री है जिसका आपने जिक्र किया जैस फार्मा, वो ऐसी बनी हुई है जहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये वो जगह है न्यू कराची अल्लाह वाली चौरंगी के करीब, ये कमर्शियल एरिया है, यहाँ पर फैक्ट्री बनी हुई है और साथ ही इसके नाला भी गुजर रहा है और आसपास में दुकानें भी हैं। लेकिन उसके बावजूद ड्रैप की जानिब से इसको ना इसको कोई पाबंद किया गया, ना कोई नोटिस किया गया, ना ही इनको यहाँ से स्विच करने का कहा गया, बल्कि मुबैना करप्शन और रिश्वत के एवज इनसे डील कर ली गई। जो ऑनर है इस फैक्ट्री के शाकिर, उनसे ना सिर्फ डील कर ली गई बल्कि जो ड्रैप में एक रिपोर्ट भी सबमिट करवा दी गई कि हमने इनको नोटिस देकर यहाँ पर प्रोडक्शन का सिलसिला
रोक दिया। लेकिन जो हमारे जराए हैं वो ये कंफर्म करते हैं कि जेस फार्मा हर्बल के नाम से ये जो फैक्ट्री है यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात बनाती है। खास तौर पे इनका टारगेट वो लोग होते हैं जो कि महंगी अद्वियात नहीं खरीद पाते हैं और वो समझते हैं कि सस्ती अद्वियात जो दस्तियाब हैं इससे हमारा मर्ज ठीक हो जाएगा। तो ना ही इस कंपनी के पास कोई लाइसेंस है और ये बनी भी उसी जगह पर है जो कि कवानीन जो है उसकी खिलाफ वर्जी करती आ रही है। लेकिन अभी तक किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। जो FID हैं रसूल शेख और DDG हैं साकिब नजम साकिब, वो जो है मुबैना तौर पर जो जराए बताते हैं वो शाकिर अली से उनकी डील हो चुकी है और वो यही वजह है कि अभी तक इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मुताबिक कंप्लेंट्स हैं मोहल्लेदार की, इलाका मकीन की, उसके बावजूद जो है यहाँ पे ड्राइव की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इवन कि जो ये फार्मा कंपनी है, फार्मा फैक्ट्री है, यहाँ पे आप फुटेज पे देखते हैं कोई साइन बोर्ड नहीं है कि ये यहाँ पे काम क्या होता है। यहाँ पे जब हम पहुंचे थे तो हमारी यहाँ की चौकीदार से बात हुई, उनका ये कहना था कि यहाँ पे शहद जो है पैक किया जाता है। लेकिन जो हमारे जराए हैं उन्होंने ये तस्दीक की थी कि यहाँ पर हर्बल दवाइयाँ बनती हैं और जो है ये जो कि अच्छा शुजात, ये बताइएगा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रेप के जो CEO हैं डॉक्टर शेख, उनकी जाली डिग्री की वजह से उन्हें ओहदे से हटा दिया गया और 31 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि चूंकि उनकी डिग्री जाली है, जो स्टे उन्होंने हासिल किया हुआ था जिसकी बेस पे वो CEO ड्रेप थे, उस ओहदे से उन्हें फारिग कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि क्या अफसरान बाला की मिली भगत के बगैर किसी भी इदारे में इंस्पेक्टर लेवल पे या DDG लेवल पे कोई काम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, मिली भगत ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आवे का आवा बिगड़ा हो ये कहना गलत नहीं होगा। यही वजह है कि जो CEO थे उनको भी डिग्री की वजह से जिनकी तस्दीक नहीं हो सकी थी उनको ओहदे से हटाया गया और अब तक कोई यहाँ पर जो है तैनात नहीं किया गया उनके मुताबादिल। और यही वजह है कि उनकी एब्सेंस का भी भरपूर जो है फायदा उठाया जा रहा है। खास तौर पे जो FID हैं, DDG हैं नजम साकिब, ये जो है जितनी भी इस तरह की फैक्ट्रीज हैं जो कि कराची के मुख्तलिफ खासतौर पर जो मजाफाती इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की फैक्ट्रीज कायम है जो कि मेडिसिन बनाती हैं। उनके नाम पर ना सिर्फ जाली लाइसेंस जो है इशू कर दिया जाता है उनको सेटिस्फाई करने के लिए और एक रिपोर्ट जमा करवा दी जाती है ड्राफ्ट में कि हमने उनको नोटिस देकर ये काम बंद करवा दिया। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो हमारे जराए बताते हैं कि वो रिश्वत के एवज मुबैना तौर पर जो है वो फैक्ट्री चलने की इजाजत दे दी जाती है और इंसानी जानों को खेलने से जो है गुरेजा नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की वजह से इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है और ड्रैब जो है नींद सो रहा है, ख्वाब खरगोश की नींद सो रहा है और जो है शाकिर जैसे जो ऑनर है फार्मा फैक्ट्री के वो जो है इंसानी जानों से खेलने के जो है मुतरादिफ हो रहे हैं और जो है प्रॉफिट ले रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनकी जो अद्वियात हैं जो कि टेस्टेड नहीं है या फिर ये कहें कि उनके पास लाइसेंस ही नहीं है उसकी फैक्ट्री का, तो इस तरह की वो अद्वियात मार्केट में तस्हील भी कर रहे हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं। क्योंकि हमारे तरह ये बताते हैं कि जो कंपनी जब कभी कंप्लेन की जाती है मोहल्लेदार या इलाका मकीन की जानिब से, तो शाकिर साहब उनको ये कहते हैं कि मेरी पूरी सेटिंग है, मुझे कोई कुछ नहीं कहने वाला, जिसको जो कंप्लेन जिसको करनी है कर ले। और हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ड्रैप हो या ड्रैप के अफसरान हो, चाहे वो FID हो या फिर DDG हो, वो कोई एक्शन नहीं लेते और शाकिर जो है वो अभी भी इसी तरह से ना सिर्फ फैक्ट्री चला रहा है बल्कि अद्वियात भी इसी तरह से तरसील हो रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शुजात, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें इन तमाम खबरों से आगाह किया। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस हवाले से जो FID रसूल शेख हैं उनसे मैंने खुद रब्ता कायम करने की कोशिश की, उनसे मेरी बात भी हुई, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया और इन अल्फाज के साथ मना किया कि अगर मैं आपसे कुछ भी कहता हूं तो आप ये अपने प्रोग्राम में या आप खबर चला देंगे तो मैं आपको इस हवाले से कोई अपडेट नहीं दे सकता। फिर मैंने ये जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है इसकी DDG नजम साकिब से भी रब्ता कायम करने की कोशिश की, उन्होंने भी मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, मैं भी कोई इस हवाले से मौक़िफ़ नहीं देना चाहता। तो हम बिल्कुल चाहते थे कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी ड्रेप की जानिब से उनका मौक़िफ़ सामने आए, लेकिन वो गुरेज़ा हैं, मुकम्मल तौर पर गुरेज़ा हैं अपना कोई भी मौक़िफ़ देने से। और मैं भी ये समझने से कासिर हूँ कि जो भी मौक़िफ़ हो अगर वो दे दें और वो मंजर आम पर आता है, व्यूअर्स आप लोगों के सामने आता है, तो इसमें कबात कौन सी है? अगर सही काम किया जा रहा है इस इदारे की तरफ से, अगर बिल्कुल सही स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो जो भी रिपोर्ट बन रही थी
वो मौक़िफ़ देने में, वो इन्फॉर्म करने में कोई ऐसी कबाहत नहीं थी। लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने कॉल्स भी की, उनसे बात भी की, उनसे इस मैटर पे भी बात की, इन जनरल भी बात की, लेकिन उनका यही कहना था कि नहीं, आप CEO से बात कर लें। और ये जानते बूझते हुए भी कि CEO को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बरतरफ कर दिया गया, या हटा दिया गया जाली डिग्री केस में। बहरहाल इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं सदर ड्रग लॉयर फोरम नूर मेहर साहब। इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नूर मेहर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी बहुत शुक्रिया। नूर मेहर साहब, ये न्यू कराची अल्लाह वाली बस स्टॉप पर एक हर्बल लेबोरेटरी कायम है, जिसको हर्बल लेबोरेटरी का नाम दिया गया है, लेकिन दरअसल ये एक हर्बल फार्मा कंपनी है जहां मुतादिद हर्बल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, जिसमें हर किस्म की दवाएं शामिल हैं। मैं तो कुछ लिहाज की वजह से बहुत सारी अद्वियात जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन इसमें हर किस्म की दवाएं बनाई जाती हैं। और इनका ये कहना है कि जी ड्रेप के जो लोग हैं वो हमारे पास आते हैं, चाय पीते हैं, बैठते हैं, और हमने बड़ी कानूनी कंपनी बनाई हुई है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? सबसे पहले मुझे बताइएगा कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं उसमें शेड्यूल बी क्या कहता है? कोई भी फार्मा कंपनी की सराउंडिंग्स कैसी होनी चाहिए, कहां पे ये फैक्ट्री वाक़ होनी चाहिए? जी, सराउंडिंग्स जो है किसी भी हर्बल, आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बी, कॉस्मेटोलॉजी, डिसइंफेक्टेंट चीज जो है वो लाजमी तौर पे नाले से दूर होनी चाहिए। कोई ईंटों का भट्ठा नहीं होना चाहिए, कोई बदबू पैदा करने वाली कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। तो असल कानून जो है ये कहता है जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उसके कानून का, और 1900 ड्राइव एक्ट 2012 के मुताबिक जो है साफ सुथरी और बेहतर जगह पे अद्वियात का तैयार होना और उसका इर्द गिर्द का माहौल जो है वो ठीक होना इंतहाई जरूरी है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ड्रेप का असल काम क्या है? क्या ड्रेप इस बात की मजाज है कि वो किसी भी कंपनी को बगैर रूल्स को फॉलो किए हुए एनलिस्ट कर ले और उसे प्रोविजनल लाइसेंस दे दे दवाएं बनाने के लिए? जी देखें, इसकी जब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की जो रूल्स हैं 1976 के एक्ट के तहत और ड्रग एक्ट 2012 के तहत उसका एक सख्त क्राइटेरिया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जहाँ पे भी इस तरह का यूनिट है वहाँ पे क्वालिफाइड पीपल फार्मासिस्ट का होना जरूरी है, फिर क्वालिटी कंट्रोल का होना जरूरी है, फिर जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसका फार्म 6 फार्म 7 होना जरूरी है। अब लेकिन अमली तौर पे खास तौर पे हमें देखने में आता है पंजाब की निस्बत या खैबर पख्तूनख्वा की निस्बत जो है कराची में जो है ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा जो है मैं कहूँगा करप्ट हैं, और वो जो है ना प्रॉपर विजिट करते हैं, ना चेक करते हैं कि दवाइयाँ जहाँ पे लाइसेंस आया कि लीगली अगर दिया गया है तो वहाँ पे क्यों दिया गया, अगर दिया गया है तो क्या उसकी कंप्लाइंस हो रही है। असल में जो खास तौर पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो एक चैप्टर है जो कराची में बैठता है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल और हर्बल की कंपनियों से, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियों से मंथलियां तो लेते हैं, लेकिन उनका चेक आके नहीं करते, उनके म्यार को चेक नहीं करते, उनके रिकॉर्ड को चेक नहीं करते, उनके बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को चेक नहीं करते, जिसकी वजह से क्वालिटी मेडिसिन बनाना जिस तरह सिचुएशन आपने बताई है, मैं कहता हूँ नूर मेहर साहब, आपने ये बात की कि मंथलियां लेते हैं, ये जरा मुझे क्लियर कर दीजिएगा कि ये किस मद में मंथली चार्जेस लेते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं ये मक्खी पे मक्खी मारते हैं, और क्योंकि इनके जो फैक्ट्रियों के मालकान जो हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर बन गए हैं। इससे पहले असलम अगवानी साहब CEO ड्राइव थे, उनकी कराची में 2 कंपनियां थी, ठीक है। अब क्या है कि आसूका कंपनी के मालिक थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रूव हुआ था कि वो मालिक हैं, और अफरोज कंपनी में उसके शेयर्स हैं। तो अब जब मालकान ही जो हैं वो कंपनियों के और ड्रग अथॉरिटी के भी पब्लिक सर्वेंट भी होंगे, तो इस तरह के मसाइल तो पैदा होंगे। और बाकी जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो अपनी माहाना मेडिकल स्टोरों से और इस तरह की फैक्ट्रियों से उन्होंने माहाना भत्ते लगाए हुए हैं। अब जब उनके ऊपर जो है ना मौजूदा इमरान खान इस पे
कोई काम कर पा रहा है ना, वही पुरानी मशीनरी बैठी हुई है, वही पुराने लोग बैठे हुए हैं जो कि करप्शन को या पैसे को फैक्ट्रियों से लेना अपना हक समझ रहे हैं। तो जब हालात इस नहज पे होंगे तो हम किसका दर खटकाएं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनके पास तो जो है दवाइयों का जो रजिस्टर्ड दवाइयां हैं उनका रिकॉर्ड ही नहीं है, उनकी कीमतों का रिकॉर्ड ही नहीं है। ये तो बिली भगत करके अवाम को, मरीजों को सिर्फ लूटने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी जेबें भरने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो यानी ये जो इदारा है इसके सीईओ डॉक्टर शेख साहब जो हैं, उनके हवाले से अभी 31 मार्च 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक ऑर्डर आया है जिसमें उनके पास जो स्टे ऑर्डर था उसे वेकेट कर दिया गया है, यानी अब वो अपनी सीट पर विराजमान नहीं है बल्कि उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। सर, क्या केस था, क्या मतलब किस तरह की जाली डिग्री थी? सुनने में ये आया है, हमारे जराए कहते हैं कि आपने भी इस इशू को उठाया था। जी, अब इस तरह था कि शेख अख्तर किसी जमाने में यहाँ पे कराची में भी जो है अपॉइंट रहे हैं और खास तौर पे यहाँ कराची के जब दौरान मुलाजमत में उन्होंने जो है ना एक फेक यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, और उससे अलावा यहाँ पे क्योंकि कराची में पाकिस्तान की 75% फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब होने की वजह से यहाँ पे करप्शन कई गुना ज्यादा। इवन कि शेख अख्तर जब यहाँ पे थे तो नैब के उन पे 2 रेफरेंस जो है वो दायर हुए थे। अब उस रेफरेंस में जो है रेफरेंस नंबर 2004 और 2001 में जो है उसमें उन्होंने जो है नैब के हुकाम के साथ मिली भगत करके बाकी उनके जो 4 दूसरे ड्रग इंस्पेक्टर थे उनको बेचारों को सजा भी हुई, वो कोटे भुगती उन्होंने और जेलें भुगती। लेकिन शेख अख्तर साहब ने जो है नैब के उस वक्त के आला अफसरों के साथ मिली भगत करके, खलीफुज़्ज़मान उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसके साथ मिली भगत करके अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर चेंज करके वो अपने आप को मुर्तदा डिक्लेयर करवाया था। तो वो केस अभी तक चल रहा है नैब में और कोर्टों में भी। अभी एक चीज दूसरी ये है कि यहाँ पे जब उन्होंने पीएचडी की श्रीलंका की ओपन एक यूनिवर्सिटी से, तो वो भी जाली थी और अभी वो 16 जनवरी को इस साल जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई गई एचईसी से। एचईसी ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि ये बंदे की जो डिग्री है ये सिर्फ कागज का टुकड़ा है और इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब उन्होंने हल्फिया जो है ये कहा। फिर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो है वफाक के जो सेक्रेटरी हेल्थ है सईद साहब, उन्होंने इसको वेरीफाई किया। अब बाकायदा तौर पे ये साबित हो गया है कि कोर्ट में जो है ये साबित हो गया है, क्योंकि 7 मार्च 2019 को जो है इसी बिना पे जाली डिग्री की बिना पे वफाकी सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर जाहिद सईद ने उनको इस कुर्सी से हटाया था और फिर 7 मार्च को हटाया। फिर वो स्टे उन्होंने ले लिया था 11 मार्च को। तो उसके बाद उनका जो है स्टे भी जो है वो गुज़िश्ता 3 दिन पहले जो है खत्म हो गया है और कोर्ट ने वाज़ेह फैसला दे दिया है कि उनकी डिग्री जाली है और वो इसके काबिल नहीं है। तो लिहाजा वो अभी सीईओ नहीं रहे, उनकी जगह पे अब आसिम रऊफ साहब जो है वो एक्टिंग सीईओ है डे टू डे वर्क के लिए। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि क्या इस किस्म की फैक्ट्रियों को सील होना चाहिए या किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जो आम लोगों की जान से खेल रही हैं ये फैक्ट्रियां, उनकी सेहत से खेल रही हैं, हर्बल दवाओं के नाम पे हर किस्म की दवाएं बनाई जा रही हैं, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, असल में बाकी सूबों की निस्बत तो सिंध में तो बहुत ही हाल जो है बुरा है। आप देखिए पंजाब में जो है 76 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और सिंध में जो है टोटल सिंध में जो है 13 ड्रग इंस्पेक्टर है, जबकि यहाँ पे पाकिस्तान की 75% जो इंडस्ट्री है यहाँ पे। अब जितने भी ये सूबे के और वफाक के ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, पूरे सिंध में जो है 6 जो वफाकी ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, लेकिन अमली तौर पे काम तो हो नहीं रहा। अब इस तरह की जो फैक्ट्री काम कर रही है उसको फिल फोर बंद होना चाहिए। क्यों कि वहां पे अगर कोई गंदे नाले के ऊपर है, इसमें 0 टॉलरेंस है, हमारे जो ड्रग एक्ट के मुताबिक 0 टॉलरेंस है, बल्कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जीआईटी बननी चाहिए कि इस तरह की गलत जगह पे
फैक्ट्री का लाइसेंस क्यों दिया गया? क्योंकि हमारा ड्रग एक्ट 2012 जो है, ड्रग एक्ट जो है, वो बिल्कुल वाज़ेह है कि गंदी जगह पे और गैर मियारी जगह पे जहाँ पे जीएमपी कंप्लाइंस ना हो वहाँ पे नहीं हो सकता। अब कानूनी लिहाज से एज अ वकील, एज अ फार्मासिस्ट मैं कहूँगा इस तरह की गंदी जगह पे फौरी तौर पे फैक्ट्री सील होनी चाहिए और तहकीक होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ भी जो करप्ट माफिया इंस्पेक्टरों की सूरत में बैठे हुए हैं और कंपनियों से पैसे लेके इस तरह का वक्ती तौर पे कोई लाइसेंस देते हैं या कुछ भी करते हैं जहाँ जाली, अनरजिस्टर्ड और गैर मियारी दवाएं बनती हैं, वो मुकम्मल तौर पे बंद होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नूर मेहर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और मेट्रो न्यूज़ को वक्त दिया। नाज़रीन, छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब कुछ बात करते हैं जाली बैंक अकाउंट केस के हवाले से। ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ खान दुबई में गिरफ्तार हो गए और आरिफ खान को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रात इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और अब इन्हें पाकिस्तान मुंतकिल करने का अमल जारी है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि आरिफ खान पर जाली बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करने का इल्ज़ाम है, यानी फ्रंटमैन के तौर पर ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये जो जाली बैंक अकाउंट से इन्हें ऑपरेट करते रहे हैं। आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो बेनामी अकाउंट्स होते हैं, जो ऐसे लोगों के नाम पर खोले जाते हैं जिनका उस पैसे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता जो इन लोगों के अकाउंट्स में मौजूद होते हैं, और ये अकाउंट ज़्यादातर 18 से 25 साल के जो नौजवान लोग हैं इनके नामों पर खोले जाते हैं। ऐसे लोगों को 10 से 15 हज़ार रुपये महीने की आमदनी की लालच दी जाती है, उनसे उनका शनाख्ती कार्ड लिया जाता है, उसके बाद बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो उनसे साइन कराया जाता है, चेक्स उनसे एडवांस में साइन करा के रख लिए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बात जहन में रखें कि जब तक के बैंक का अमला या जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं या अकाउंट ओपनिंग मैनेजर्स होते हैं, जब तक कि इनकी मिली भगत ना हो, ये जाली अकाउंट्स या बेनामी अकाउंट्स या फेक अकाउंट्स खोले नहीं जा सकते। इतनी बड़ी तादाद में इन अकाउंट्स का खुलना, कभी किसी कुल्फ़ी वाले का अकाउंट खुल रहा है, कभी किसी और जो बिल्कुल पथारा लगाता हो उसका अकाउंट खुलना, जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की मौजूदगी का होना, इसका मतलब यह है कि ऐसा काला पैसा हमारे माशरे में गर्दिश कर रहा है जिससे जिस शख्स का ये पैसा है वो उसे जाहिर नहीं कर सकता। इसी वजह से यानी ऐसे लोगों के अकाउंट में रख दिया जाता है जो कि बिल्कुल पहचाने ना जाएं, या किसी अननोन नाम से अकाउंट खोला जाता है किसी शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करते हुए। इस हवाले से काफ़ी इंक्वायरियाँ भी हुई और ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं, और ये स्कैंडल्स जब खुलते गए और ये अकाउंट्स, इनमें से ट्रांसफ़र होने वाले पैसे की, यानी जिस तरह से इन अकाउंट्स में पैसा होता है और फिर ये पैसे जाके जब दूसरे अकाउंट्स में गिरते हैं, जब ये मनी ट्रेल ट्रेस की गई तो फिर इन तमाम जो अकाउंट्स थे या ज़्यादातर अकाउंट्स की मनी ट्रेल जाके ओमनी ग्रुप पे निकली, जिसकी वजह से ओमनी ग्रुप के ख़िलाफ़ जाली बैंक अकाउंट केस बनाया गया। और इसमें जो है यानी अब तक की जो पेशरफ्त है उस हवाले से काफ़ी अकाउंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं, और अब इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिन्हें पहले इंग्लैंड रवाना किया गया, वहाँ से दुबई रवाना किया गया, लेकिन चूँकि इन्हें भी खर्चा भेजा जाता था और अब एक अरसे के बाद इनका जो खर्च था वो भेजना ओमनी ग्रुप ने बंद कर दिया था, लिहाजा और फिर इंटरपोल के ज़रिए इनको अप्रोच किया गया और इन्हें अब पाकिस्तान लाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। हम कुछ अब बात करना चाहेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, जिन्होंने 18वीं तरमीम और आइन के खिलाफ बयान देने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। कहते हैं कि जब तक मईशत को बेहतर नहीं किया जाएगा तब तक आप भीख मांगते रहेंगे, और मतलब ये कहा गया है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये हुई कि तहरीक-ए-इंसाफ कराची के सदर खुर्रम शेर ज़मान जो है उनकी आमद हुई वाटर बोर्ड के दफ्तर में, और MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान की मौजूदगी ना होने की वजह से उन्होंने बहुत बरहमी का इजहार किया खुर्रम शेर ज़मान ने, और उन्होंने ये कहा कि ये इदारा नहीं बल्कि परचून की दुकान बना रखी है, लोग धक्के खा रहे हैं, लोग बार बार वाटर बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन MD जो है जिनको मौजूद होना चाहिए था सीट पे वो मौजूद नहीं। इसी वजह से गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कराची के सदर खुर्रम शेर ज़मान हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शेर ज़मान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम शेर ज़मान साहब, आज आप की आमद हुई वाटर बोर्ड के दफ्तर पे और वहाँ MD वाटर बोर्ड की गैर हाजिरी पर आपने काफ़ी इजहार नाराज़ी की, और आपका ये कहना था कि बिल्कुल परचून की दुकान बना रखी है। क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से?
अच्छा देखिए, ये जो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए थे कि परचून की दुकान बना के रखी है, वो एक खास वजह थी। मैं पिछले 6 साल से वाटर बोर्ड के चक्कर लगा रहा हूँ और हर दफा मेरी एक नाराजगी होती है कि दुनिया में कोई भी इदारा होता है, चाहे वो जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, अगर कोई मीटिंग्स होती हैं तो उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो होते हैं वो लिखे जाते हैं कि एक शख्स आया, उसने मीटिंग में बात क्या की, उसके मिनट्स को नोट किया जाता है और आइंदा जब नेक्स्ट मीटिंग हो तो उसके अंदर जो है उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है। आज भी यही हुआ कि जब मैं वहां पर गया हूँ, सबसे पहले तो एमडी साहब थे ही नहीं, उनके जो सेक्रेटरी वहां पर बैठे हुए थे उन्होंने ये फरमाया कि लास्ट टाइम हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग नोट ही नहीं किए थे। तो उस बात पे मुझे गुस्सा है कि जनाब आला क्यों नहीं आपने नोट किया? एक इलेक्टेड मेंबर आपके पास आ रहा है, 2-2 घंटा बैठ रहा है, आपको ये नहीं पता कि मैंने बात क्या की थी? लिहाजा एनीवेज वाटर बोर्ड का जो हाल है वो तो हम सबके सामने है, एक बुरा हाल है और ये समझें कि बस तबाही के जो है किनारे के ऊपर खड़ा हुआ है। बल्कि किनारे पे क्या है, ये पूरी तबाहशुदा इदारा जिसको आप कह सकते हैं ना, पूरे पाकिस्तान का सबसे द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट जो है, जो मोस्ट करप्ट मिनिस्ट्री जो है वो सिंध की लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है और उसके अंदर सबसे करप्ट इदारा जो है वो कराची वाटर सीवरेज बोर्ड है, जिसने लोगों के यहाँ पे ये हाल कर दिए हैं कि पहले तो हम कहते थे कि खाली क्लिफ्टन और डिफेंस के अंदर जो है पानी आता है टैंकर के जरिए, लेकिन आज हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के बेशुमार ऐसे इलाके हैं जहाँ पे टैंकर्स के जरिए पानी लोग खरीद रहे हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर आप देखें कि बहुत सारे इलाके हैं कि जहाँ पे टैंकर्स के जरिए पानी जा रहा है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट तो पूरा सूखा पड़ा है, वहाँ पे पानी नहीं है, लोगों ने बोरिंग कराई हुई है, बोरिंग के जरिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं पीने के लिए। जो है ना वो 2 नंबर जाली जो आरओ प्लांट्स के जो खुले में पूरे शहर के अंदर जिसको कोई चेक नहीं करता उसके जरिए पानी लेते हैं, बीमार होते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता है। तो एमडी साहब से आज मीटिंग का जो मकसद था उसके ऊपर मैं उनसे K4 के बारे में बात करना चाहता था और हमारे कुछ अपने लोकल इश्यूज थे, कराची के एमडी साहब मौजूद नहीं थे, उनसे बात नहीं हो सकी और बस जो थोड़ी बहुत बातें हो सकी उनके जूनियर स्टाफ से वो हमने करी और मायूस होकर वापस आ गए। खुर्रम शेर ज़मान साहब, ये बताइएगा कि वैसे क्या मतलब आप क्या समझते हैं, एमडी वाटर बोर्ड की जानिब से ही कहा जाता है कि सिर्फ टैंकर्स के जरिए जो पानी सप्लाई किया जाता है वो महज 13 MGD पानी है और इसके अलावा तकरीबन 450 MGD कह लें या 430 MGD कह लें या एक अंदाजे के मुताबिक 520 MGD पानी कह लें जो कराची को फराहम किया जाता है वो इस 13 MGD वाटर के अलावा है। आप क्या समझते हैं, ये 13 MGD वाटर जो टैंकर्स के जरिए, हाइड्रेंट्स के जरिए फराहम किया जाता है, पूरा कराची इससे पानी इस्तेमाल करता है और बाकी जो कराची की लाइनों में यानी घरों की सारिफीन की लाइनों में जो पानी आना चाहिए वो कहाँ जाता है सर? पे नहीं सर, मेरे ख्याल से बिल्कुल ये गलत इनका बयान है कि इतनी कम मिकदार में बता रहे हैं। हजारों की तादाद में कराची शहर के अंदर टैंकर्स हैं, करोड़ों रुपए का रोजाना की बुनियाद के ऊपर कारोबार हो रहा है। जितना कारोबार ये टैंकर्स के जरिए कर रहे हैं, अगर वो सारी रकम आपकी अगर जमा हो जाए कराची वाटर बोर्ड के अकाउंट में तो इनको तो ये एक ऐसा इदारा बन जाए कि इनको पैसा देने की जरूरत ही नहीं बनेगी। अब आप देखें ना कि हम तो परेशान हैं, हम तो एज ए फेडरल गवर्नमेंट हमारी है तो हम तो इनकी मदद करने को तैयार हैं। K4 के लिए जैसे कि वजीर आजम साहब ने 12.5 अरब रुपए जो हैं वो अलग करें कि वो दिए जाएंगे। 200 RO प्लांट्स लगाए जा रहे हैं शहर के अंदर। ये बड़ा RO प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, वो छोटे RO प्लांट्स की बात कर रहा हूँ जिसके जरिए लोग अपने गैलन ला के एक वो शॉर्ट टर्म होता है ना, शॉर्ट टर्म क्या मदद की जा सके, वो 200 RO प्लांट्स लग रहे हैं। उसके बाद शहर कराची के लिए 40 करोड़ रुपए अलग किए गए हैं पानी बचाओ मुहिम, अवेयरनेस कैंपेन की जाएगी कि किस तरीके से लोग पानी बचा सकते हैं। ये नालायक हुकूमत जो उन्होंने आज तक ये काम नहीं किया। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 21st सेंचुरी का वाटर इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है NED के अंदर, उस पर 50 करोड़ रुपए वफाक जो खर्च कर रहा है ताकि कुछ बेहतरी आ सके पानी के मामलात में। और सबसे बड़ी चीज के 5 MGD का डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो है 4 अरब रुपए का डिसैलिनेशन प्लांट लगाया जा रहा है। अब आप मुझे बताएं ना, क्या ये जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है? क्या ये वजीर आजम साहब की जिम्मेदारी है? या 18वीं तरमीम के बाद तो बकौल बिलावल जरदारी के ये जिम्मेदारी तो सिंध हुकूमत की है ना जी। तो अच्छा खुर्रम शेर ज़मान साहब, यहाँ आपने RO प्लांट्स की बात की, खुर्रम साहब मेरी बात सुनिएगा, आपने RO प्लांट्स की बात की। माजी में सिंध हुकूमत ने RO प्लांट्स का जो ठेका पाक ओएसिस कंपनी को दिया, उमर जिलानी की कंपनी है पाक ओएसिस, जिनके फ्रंट मैन है इरशाद साहब, ये ठेका दिया गया और यानी करोड़ों रुपए के जो RO प्लांट्स हैं वो अरबों रुपए के एवज खरीदे गए, जिसमें सिंध में तकरीबन 450 RO प्लांट्स लगाए गए, कराची में 18 RO प्लांट्स लगाए गए। इसके अलावा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने 2 ट्रीटमेंट प्लांट्स TP1 और TP3 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी पाक ओएसिस को कंपनी को दिया गया।
सर, क्या आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत माजी में दिए गए इस तरह के ठेके जिनसे किक बैक लिया गया हो, जिन्हें यानी फ्रंट पे किसी और आदमी को दिया गया हो, बैक पे कोई और आदमी हो, और ये तमाम पैसा जो उस कंपनी को अदा किया गया बैक डोर से वापस ले लिया गया हो, इनमें से सर एक भी आरओ प्लांट इस वक्त वर्किंग में नहीं है, टीबी प्लांट्स इस वक्त वर्किंग में नहीं है, अरबों रुपए का स्कैंडल है सर। कोई इसमें कंप्लेन की गई है, नैब को कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की कोशिश की गई है, वफाकी हुकूमत कोई स्टेप्स ले रही है इस पे? देखिए जनाब, बहुत सारे केसेस हैं जो इनके खिलाफ खुल चुके हैं। मैं आपसे बताऊं ना कि अगर आप जीआईटी रिपोर्ट पूरी पढ़ लें तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो उनके खिलाफ एक पूरी चार्जशीट है। ये तो पता नहीं और कितने मामला होंगे जो इन्होंने सब्सिडीज दी हैं, अगर उनके ऊपर आप जाएं तो वो अरबों नहीं वो खरबों रुपए की है। इसके अलावा जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान पिछले 11 साल से पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो किताबें छाप रही है, आज तक इन्होंने कभी कोई केस नहीं किया, आज तक कभी जाके इन्होंने ऑडिटर जनरल को चैलेंज नहीं किया कि ये खरबों रुपए की बेज़ाब्तियां आप जो छापते हैं ये कैसे आप छाप देते हैं। तो जनाब आला, इनके खिलाफ तो रियासत खुद लिख रही है ना। जिस दौर के अंदर जरदारी साहब जो है सदर पाकिस्तान होते थे और जिस वक्त गिलानी साहब वजीर आजम होते थे, उस वक्त भी इनके खिलाफ जो है किताबें छपती थी। उस वक्त तो आप ये नहीं कह सकते थे कि वफाक इनका नहीं था, सूबे इनके पास ही थे। लिहाजा 1970 से इनका 5वीं बारी है सूबे सिंध में या चौथी बारी है, 11वां साल इनका सूबे सिंध में चल रहा है सर। आज भी लोग जो हैं वो बेसिक नेसेसिटीज के लिए रो रहे हैं, फंडामेंटल राइट जो है लोगों के वो उनको नहीं मिल रहे हैं। तो हम जा रहे कहाँ हैं? वो तो वेयर आर वी हेडिंग? बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है इसके अलावा पीपल्स पार्टी से। अब हमारे पास रास्ते क्या बच गए? जो रास्ते जो ऑप्शन हमारे पास हैं वो हम उनको इस्तेमाल करेंगे। कराची शहर वजीर आजम का शहर है, इस शहर ने वजीर आजम को वोट दिया है। हम 162 अरब क्या हम 1000 अरब भी इसके ऊपर लगाएंगे। और इनकी चीखें निकलने की एक जो सबसे बड़ी वजह पीपल्स पार्टी की वो ये है कि ये फैसला वजीर आजम कर चुके हैं कि सिर्फ कराची नहीं, सूबे सिंध के हर शहर के अंदर जो हम तरक्याती काम कराएंगे। और उसकी संग बुनियाद सबसे पहली जो है वो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है, जिसकी लॉन्चिंग जो है वो 4 तारीख को वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में हो रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक तोहफा दिया जा रहा है हैदराबाद के लोगों को। तो हमने सूबे सिंध के हर शहर के अंदर तरक्याती काम कराने, हमने ये नहीं देखना है कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हमने अपनी तैयारी करनी है, हमने लोगों को गुर्बत से बाहर निकालना है, हमने लोगों को उसके फंडामेंटल राइट्स देने हैं, उनको पीने का पानी देना है, स्कूलों में तालीम देनी है, अस्पतालों में इलाज देना है, उनको लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर करके देने हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम थोड़ी देखते रहेंगे कि बिलावल जरदारी काम नहीं कर रहा है, आसिफ जरदारी जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, मुराद अली शाह जो है वो अपनी जीआईटी के केसेस के अंदर फंसे हुए। हमने तो मुल्क में खिदमत करनी है लोगों की, हम करते रहेंगे। ये चीखते रहें जितना चीखना, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। सर ये मुझे बताइएगा कि यानी आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी नहीं दी गई है और फिर आप लोग शोर तो मचाते हैं, लेकिन इफेक्टिव तरीके से जिस तरह से अपोजिशन होनी चाहिए बाज़ दफ़ा कुछ आपस की भी चपखलिश हो जाती है। तो सर क्या कोई कंबाइंड स्ट्रेटजी बना रही है ये जो अपोजिशन है सिंध की, खासतौर पे जीडीए और एमक्यूएम और आप मिलके? अच्छा देखें, जहां तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात है, जो फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है हमें ना देके, वो तो उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन अपने लिए। अगर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देती तो हम तो इनकी चमड़ी निकाल देते, इनकी हमने चमड़ी खींच लेनी थी, क्योंकि हमें तो पता है ना कि सारा दरवाजा, उसके दरवाजे की चाबी वहीं पर है जहाँ से करप्शन है। तो उन्होंने अपने लिहाज से तो सही फैसला किया कि उन्होंने हमें ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं दी, लेकिन हमारी ऑपोजिशन बहुत अच्छी है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है, जो पिछले 15-20 साल में आप देखें कि सूबे सिंध के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि सारी ऑपोजिशन की जमातें वो एक पेज के ऊपर हैं। आज एमक्यूएम पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जीडीए, ये 3 बड़ी जमातें जो हैं वो एक पेज के ऊपर हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ। इससे पहले कभी आज तक इतनी बड़ी ऑपोजिशन जो है वो कायम हुई नहीं है। जी बहुत शुक्रिया खुर्रमशेर ज़मान साहब, आपने मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त दिया। अब नाज़रीन देखना ये होगा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासतौर पर सिंध में अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है, किस तरह से काम किया जाता है, वफाकी हुकूमत से किस तरह से स्टेप्स दिलवाए जाते हैं, यानी खासतौर पर कराची पैकेज की बात करें या फिर जो वाटर बोर्ड में या दूसरे बल्दियाती इदारों में जो चेंजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है उसे किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। नाज़रीन मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।